evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के मामले पर कई रोज की समाअत के बाद आज फैसला महफूज कर लिया। इस केस ने आज एक नया मोड़ भी उस वक्त लिया जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से वकील अली जफर का बताया गया कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखकर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो लेने से इनकार कर दिया है। ये ख़त इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस के जवाब में लिखा गया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने 5% ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर टिकट देने का सबूत मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत की। बैरिस्टर गौहर अली खान और साहबजादा हामिद रजा कमीशन में पेश हुए। कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वहाँ पर, लेट्स हैव अ लुक। पीटीआई वकील अली जफर ने इतराज़ किया कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला किया कि तमाम पार्लिमानी जमातों को नोटिस जारी किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि हमने तमाम जमातों को नहीं बुलाया, सिर्फ उन्हें बुलाया जो मखसूस नशिस्तों की हकदार हैं। अली जफर ने दलाइल दिए कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में खदशे का इजहार किया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि आज़ाद अरकान पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी, लेकिन अब हमारे जो खदशात थे वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकराम उल्लाह ने इस्तफसार किया कि जिस पार्टी का आप हवाला दे रहे हैं क्या उस पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि अगर वो पार्टी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त पर उनका नाम और इंतखाबी निशान क्यों है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं तो वो दीगर जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तशरीह ये भी हो सकती है कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ उस जमात को मिलेंगी जो इलेक्शन के जरिए असम्बलीज में आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तरजीही नशिस्तों की फहरिस्त तक जमा नहीं कराई। मेंबर इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना ने कहा कि जिन जमातों के अरकान ने नशिस्तें जीती इन जमातों में क्यों मखसूस नशिस्तें तकसीम ना कर दें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन के मुताबिक सियासी जमात का पार्लिमानी होने की कोई शर्त नहीं। मखसूस नशिस्तें ना देने से सेंट्रल इलेक्शन में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नुकसान होगा। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिखाया और कहा कि सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और कहा हम जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, ना हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। तमाम का तमाम मामला उस खत के ऊपर आकर रुक गया लगता है। क्या ये टेक्निकलिटी है जिस पर वो इलेक्शन कमीशन जिस पर ऑलरेडी बार बार कह रही है पीटीआई कि हमें एतमाद ही नहीं है, वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं। क्या उस टेक्निकलिटी का एक ऐसा नुकसान होने जा रहा है पीटीआई को जो कि नाकाबिले तलाफ़ी होगा या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, या एक्चुअली गलती हुई है पीटीआई से अलायंस करते हुए भी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ये समझने के लिए कि ये अलायंस क्यों हुआ था। बैरिस्टर अली जफर ने इस मौके पर क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। वो जो खत है वो दिखाया तो नहीं, मैंने मांगा था इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जो अब इतला मिली है वो खत असल में 206 सेक्शन के तहत था। वो खत में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिजर्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था जहाँ एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन तो हमें ये जरूरत नहीं है बताने की, इसलिए वो लेटर का कोई रेलिवेंसी नहीं है इस केस से। एंड इंटरेस्टिंगली अगर ये सीटें सब में बट जाती हैं तो कैसा महसूस होगा पीटीआई को, ये भी देखिए। हम सब की उम्मीद ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा और फिर हम इंशाल्लाह आगे चल सकेंगे। अगर ये नहीं हुआ, अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, पीपीएलएन या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो सारा मुतनाज़ा हो जाएगा और वो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। कमर ज़मान कायर साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कायर साहब, जमहूरी रवैया क्या होना चाहिए दीगर जमातों का इस मौके पर?
तनासुब से क्या कह नहीं देना चाहिए कि जिसका जो तनासुब है वो दे दें रिजर्व सीट्स, लेकिन यहाँ तो नंबर गेम की बड़ी तल्ख लड़ाई नजर आ रही है। जी कारर साहब, कि जो कानून है वो मेरा या आपकी ख्वाहिशों का या अली जफर की ख्वाहिश का या कमर जमान की ख्वाहिशों का पाबंद तो नहीं है। हमारी इंटरप्रिटेशन या ख्वाहिशें कुछ भी हो सकती है, हमारे ख्यालात कुछ भी हो। आइन कानून क्या कहता है? ये सीटें क्या मेंबरान की हैं या जमातों की हैं, और जमातों को ये सीटें एलोकेट करने का एक तरीकाकार है। ये समझने की जरूरत है, एक तरीकाकार है, और उस तरीकाकार में ये देखने की जरूरत है कि कौन सी जमात कितनी सीटें, वो प्रोपोर्शनेट है। एक प्रोपोर्शनेट विद टोटल वोट्स होता है, एक प्रोपोर्शनेट बाय मेंबर्स होता है। मेंबर्स कि किस हाउस में किस जमात में कितने मेंबर हैं, उसकी प्रोपोर्शनेट उसको सीटें मिल जाएंगी। अब सवाल ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इस नाम की किसी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। लिस्ट ऑफ पार्टीज में तो पीटीआई भी है, लेकिन उनको अलॉट नहीं हुआ सिंबल। पॉलिटिकल पार्टी तो रजिस्टर्ड है ना वो भी। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आजाद अरकान ने शमूलियत इख्तियार कर ली। अब हर जमात का एक कानून के मुताबिक एक जिम्मेदारी है। अगर कोई जमात 5% अपनी खवातीन को जनरल नशिस्तों पे इलेक्शन नहीं लड़वाती, उनको ये कोटा नहीं देती, अपने टिकटें नहीं देती, तो उसको फाइन हो जाता है। उसको फाइन की एक पनिशमेंट है, वो हो जाती है। इसी तरह के कुछ और कदगने भी हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इस वक्त आजाद अरकान शामिल हो गए, ये ना होते, इनमें से अभी भी आजाद अरकान मौजूद है, क्या उन आजाद अरकान के प्रोपोर्शनेट भी किसी को सीटें मिलनी है? आंसर इज नो। ये 10 हो, 15 हो, 50 हो, 100 हो, अगर 100 मेंबर आजाद होगा तो वो एक भी सीट नहीं ले सकेगा, इसलिए कि ये सीटें जमातों की तरफ जानी है। ये कानून है। इसको समझने के बाद अगला सवाल ये बात आप, थैंक यू, आपने बड़ी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। बट ये तो उस वक्त है ना जब हम इस मामले को आइसोलेटेड एज अ सिंगुलर इवेंट देखें। हकीकत ये है कि ये बहुत बैकग्राउंड में जाती है इसकी हिस्ट्री। बल्ला क्यों गया वो एक सवाल है, वो एक और इशू है। मैं उस बहस में नहीं बोल रहा। बैरिस्टर साहब ने, सो माय क्वेश्चन कारर साहब टू यू इज कि क्या आप इसको एक एज एन आइसोलेटेड इवेंट ही देख रहे हैं, कंसीडरिंग योर सीनियर पॉलिटिशियन, या आपको लग रहा है कि एक्चुअली एक जमात को पीनलाइज किया जा रहा है? देखिए फरिया, सवाल ये है कि ये प्रोसेस अगर तो कानून के मुताबिक उनका हक है, और किस जमात को पेनलाइज किया जा रहा है? मैंने तो आपसे क्वेश्चन किया, आपको सब कानून के मुताबिक लग रहा है? कारर साहब, कल कोई भी जमात हो सकती है, यहाँ तो कोई भी जमात नहीं, कोई भी। मैं इस वक्त कौन सी जमात, आप किस जमात को आप मुखातिब हैं? हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आजाद अरकान ने शमूलियत इख्तियार की है। इलेक्शन कमीशन ने उनको बुलाया, उनसे बातें की है, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है। अब इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी फैसला देगा कि क्या ये इनका इस्तेहकाक है या नहीं है। अब इसके बारे में प्रिडिक्ट करना मुनासिब नहीं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नाम की किसी जमात ने अपने कैंडिडेट खड़े करके वहां इलेक्शन नहीं लड़ा। लिहाजा जिन लोगों ने उनको ज्वाइन किया है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, बिल्कुल उनका हक है। लेकिन उनको क्या सीटें मिलेंगी, उसके साथ सीटें मिलनी है पिछले इलेक्शन के हवाले से। अगेन उस इलेक्शन में किसी जमात ने हिस्सा लिया, ये एक सिंगुलर इवेंट है या ये जुड़ा हुआ है बल्ले के जाने से, पीटीआई की मुश्किलात से, इलेक्शन कमीशन के जारहाना रवैये से, ये उससे जुड़ा है या एक अलग थलग इवेंट? फरिया, आपकी ख्वाहिशें अपनी जगह, लेकिन पीटीआई इज नॉट इन डिस्कशन। डिस्कशन में इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिक्र फरमाइए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त, तो कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई ऑन पेपर ताल्लुक नहीं है, या है ही नहीं? आप मानते ही नहीं कि पीटीआई कभी थी भी या कुछ है भी? पीटीआई एक जमात है जो रजिस्टर्ड है अभी भी। मैं तो आपको कह रहा हूँ वो जो आजाद लोग हैं वो, उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। आजाद अरकान कोई नहीं है इस वक्त, वो सुन्नी इत्तेहाद में चले गए। सर, मैं इससे पेपर की टेक्निकलिटी छोड़े, हम तो एनालाइज कर रहे हैं। आप सुन्नी इत्तेहाद की काउंसिल की बात कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो लोग गए हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद में ये इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्या खवातीन की नशिस्तें देनी है या नहीं देनी है, उसका क्या करना है।
ठीक है, और आपके ख्याल से कानून के मुताबिक है इसमें कसूर पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है या उन आजाद मैं किसी का कसूर नहीं कर रहा ना, अगर वो इलेक्शन ही नहीं लड़े, उन्होंने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। आपको पहले प्रोग्राम से पहले अपने ये कमेंट्स पास करने से पहले इलेक्शन लॉ को देखना चाहिए वो क्या इन सीटों के क्वेश्चन ही आपसे नहीं कार साहब, सर आंखों पे आपकी बात, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये एक सिंगुलर इवेंट है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपने कहा इसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ही देखो, भूल जाओ माजी को जो कुछ हुआ। सिंगुलर इवेंट इस तरह नहीं है कि ये सिंगुलर इवेंट इसलिए नहीं कि ये तो पिछले इलेक्शन में जिन जमातों ने हिस्सा लिया उन जमातों की प्रोपोर्शनेट के मुताबिक उनको सीटें मिलनी है, तो ये तो कंटिन्यूएशन है। ठीक है, उसी की कंटिन्यूएशन है, एंड यू थिंक इट्स एंटायरली फेयर कि वो जमातें, मैं फेयर की बात नहीं कर रहा, आपस में बांट लें। मुझसे फेयर का सवाल किया ना, मैं उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कानून के मुताबिक, और अगर पीटीआई को पसंद नहीं होगा तो वो ऊपर चले जाएंगे अदालतों में। रही बात कि अगर किसी पीटीआई कह रही है, पीटीआई इज नो मोर देन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर कह रही है, अली जफर साहब अगर कह रहे हैं, तो अली जफर साहब की ख्वाहिश हो सकती है, उनकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अब उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं, कानून ने देखना है कि कानून का रास्ता क्या है, वो चलेंगे उसके मुताबिक। राइट, और इनमें से कुछ अगर बांटी जाती हैं सीटें तो पीपल्स पार्टी के पास भी आएंगी, आप लोग उनको वेलकम करेंगे? ये सवाल बनता नहीं है इसका, ये वाली बात। अगर किसी जमात की अगर सीटें हैं तो सब जमातों में प्रोपोर्शनेट जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। लेकिन आपने ये सवाल अभी कबल वक्त कर रहे हैं, अभी तो इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आया, आप पहले प्री सपोज करके सारा कुछ कर रही हैं। राइट, बट हम एक एजुकेटेड गेस्ट की बेस पे कह रहे थे, बट हामिद रजा साहब से भी पूछ लेते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ने मसला क्या है। हामिद रजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। 2 दिन पहले 26 फरवरी को आपने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया, हैरत अंगेज तौर पे बैरिस्टर अली जफर को पता ही नहीं था उसके बारे में, आपको भी लिखते वक्त कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अव्वल तो जो कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने फरमाया, इंतहाई सीजन पॉलिटिशियन है और मेरे दिल में बड़ा एहतराम है इनके लिए, उनकी बात का मैं जवाब बाद में दूंगा। ये फ्री एंड इलेक्शन कमीशन ने हमें लेटर लिखा है 23 तारीख को, मैं इसकी हार्ड कॉपी भी इंशाल्लाह आपको भिजवा दूंगा। ये अगर आप इससे फोकस करवा सकें, ये 23 तारीख का इलेक्शन कमीशन का लेटर है जो हमें रिसीव हुआ है कि आपने 26 तारीख तक इस लेटर की कंप्लाइंस करनी है, वगरना आपकी रजिस्ट्रेशन भी उड़ा दी जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन हमसे ये पूछ रहा है, और पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी एफिडेविट देती है हर इलेक्शन से पहले कि जनरल इलेक्शन के लिए जब वो टिकट जारी करेगी तो उसमें 5% खवातीन को जनरल इलेक्शन पर टिकट जारी किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 206। 26 तारीख का हमें टाइम दिया गया, 23 को खत लिखा गया, हमने उसकी कंप्लाइंस करनी थी। हमने 26 तारीख को उसकी कंप्लाइंस की कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल इलेक्शंस के अंदर अपने उम्मीदवारान खड़े नहीं किए, लिहाजा उसके अंदर जब हमने जनरल इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं खड़े किए तो जनरल सीटों के ऊपर 5% खवातीन की लिस्ट हम पर अप्लाई नहीं करती। ये अगर आप कहती हैं तो मैं अपना लेटर भी आपको लिखा देता हूं अंडर आर्टिकल 206। क्वेश्चन है कि आपको अंदाजा नहीं था इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी, क्योंकि अब तो आप एक इत्तेहाद में है जिस इत्तेहाद को रिजर्व सीट्स की जरूरत थी। इसकी इंप्लीकेशन कुछ भी नहीं होगी। आपने मखसूस सीटें मांगनी है अंडर आर्टिकल 104, आपने मखसूस नशिस्तें अंडर आर्टिकल 206 नहीं माननी। 206 जनरल इलेक्शंस का आपसे रिकॉर्ड मांग रहा है कि आपके कितनी कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा। हमने वो रिकॉर्ड उनको बता दिया कि जी कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने 104 के तहत क्लेम किया हुआ है कि हमारी मखसूस नशिस्तें हैं। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि आप जबरदस्ती क्यों उनको सीटें देना चाह रहे हैं, उनको चाहिए नहीं, उन्होंने तो लिख कर दिया। नहीं, ये नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया। मैं वहां पर मौजूद था, उन्होंने कहा, मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं वहां पर उनके साथ मौजूद था, उस वक्त साथ खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा जी कि एक लेटर आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से जिसके ऊपर हमने क्लैरिफिकेशन दी। जब क्लैरिफिकेशन हमने आधी दी तो मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमारे वकील को रोक दिया कि नहीं आप रहने दें। ठीक है, अभी इलेक्शन कमीशन के अपने जराए इस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नहीं जी इसका मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आर्टिकल 206 की जनरल, और ये हमें नहीं लिखा गया। उसी 104 में ये लिखा हुआ है कि लिस्टें आपने इलेक्शन से पहले जमा करानी है। इट्स पार्ट ऑफ दैट। बहन, ये लिस्टें हमने
नहीं 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 सर, मैं खुद मेरे शो पे डिस्कस होता रहा है, सबको ये बात पता थी, दिस वाज डिस्कस्ड। अर्ज तो सुन लें, वो हमने 104 के तहत लिस्टें जमा करवानी थी इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले, मखसूस नशिस्तें। ये जो लेटर है इसका मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जनरल नशिस्तों का लेटर है। मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन का अपना लेटर खुद कह रहा है कि ये जनरल नशिस्तों का सवाल मांग रहे हैं। हमारा लेटर जो रिप्लाई कर रहा है वो खुद कह रहा है कि ये हम जनरल नशिस्तों की बात कर रहे हैं। 104 का इसमें तज़किरा ही नहीं है, हमने बात ही नहीं की, ना इलेक्शन कमीशन ने हमसे पूछा है। दूसरी बात, जो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने मेरे भाई, अच्छा अगर हमने ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल से इलेक्शन कमीशन से ये ओवरसाइट हुई है? आप कह रहे हैं हम तो जिक्र ही नहीं कर रहे थे रिजर्व सीट्स का, आज मामला रिजर्व सीट्स का था, उसमें उस खत की डिस्कशन हुई। क्या आपके लेटर में क्लैरिटी नहीं है या इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आई? क्या वजह है कि उन्होंने इसको कंफ्यूज किया? आप मुझे कहें तो मैं आपको उनका लेटर पढ़ देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं मान लूंगा कि उनको भी कंफ्यूजन है। चल रहा है, अच्छा ओके। अब देख लें, 3 लाइनर लेटर है जो लास्ट पैरा उसका, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अगर चलें बफर्ज मोहाल 1 सेकंड के लिए मान लें कि हमने मखसूस नशिस्त नहीं मानी, तो इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच, बैरिस्टर अली जफर, शुएब शाहीन साहब वहाँ पर मौजूद थे, बाबर अवान साहब वहाँ पर मौजूद थे, चेयरमैन साहब बैरिस्टर अली गौर साहब वहाँ पर मौजूद थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे, वहाँ पर फ़ारूक एच नाइक साहब मौजूद थे, वहाँ पर फ़ारूक नसीम साहब मौजूद थे। ये तमाम के तमाम बड़े नाम 2 दिन से वहाँ। कल इलेक्शन कमीशन कहता कि यार ये तो सीटें नहीं मांग रहे, मसला ख़त्म। देखें ना, आप लॉजिक के साथ बात करें। लेटर इलेक्शन कमीशन मांग रहा है जनरल इलेक्शन का, हम रिप्लाई कर रहे हैं जनरल इलेक्शन का, और आप उसको आप मखसूस नशिस्तों के ऊपर डाल दें। मखसूस नशिस्तों का अपना लेटर भी मैं आपको पेश कर देता हूं। हमारा मखसूस नशिस्तों का लेटर आज से 1 हफ्ता पहले 104 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, जिसके ऊपर उनके इजलास हो रहे हैं, जिसके ऊपर गुज़श्ता 2 दिन से हेयरिंग हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने अपने पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए आइन की अपनी तशरीह कर दी है। आइन में लिखा गया है, आज वहां पर पढ़कर सुनाया गया और तमाम मेंबरान सुन रहे थे, कि जो आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में दाखिल हो तो मखसूस नशिस्तें उसका हक है। वहां पर यह बहस हुई कि पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है और पार्लियामेंट्री पार्टी की डेफिनेशन क्या है। ठीक, वहां पर पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं लिखा हुआ, हमारा इलेक्शन कंटेस्ट करना कंपलसरी नहीं था। अच्छा, इसके ऊपर प्रेसिडेंट भी पेश किया गया। अभी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब फरमा रहे हैं इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्हें दे दें। तो जनाबे वाला 2018 के इलेक्शन में KPK के अंदर आजाद उम्मीदवार मुंतखब जीते, उन्होंने जीतने के बाद बाप पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो तो आजाद जीते थे, बाप पार्टी ने वहां से लिस्ट भी कोई नहीं जमा करवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ उन्हें लिस्ट जमा करवाने की इजाजत दी, बल्कि नया शेड्यूल दिया गया और उनको मखसूस नशिस्त वहां से दी गई। तो ये अपनी मर्जी की डेफिनेशन ना करें। और वहां पर आज दिखाया गया है कि आइन के अंदर पार्लियामेंट्री जहां पर पार्टी लिखा है उसका मतलब क्या है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी लिखा है उसका मतलब क्या है, और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी डिफाइन कर दिया गया। राइट आफ्टर ब्रेक एंड वेलकम बैक। कायरा साहब, क्योंकि एक अब ऐसी हुकूमत जा रही है जो बनने जा रही है जो कि अलायंस पर मुश्तमिल होगी, पीपल्स पार्टी मिनिस्ट्रीज नहीं लेगी लेकिन सपोर्ट करेगी PMLN को। जो तीसरा उसका हिस्सा था MQM, उनकी ऑडियो पे ऑडियो लीक हो रही है। पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो लीक हुई, उसके बाद गवर्नर सिंध की ऑडियो लीक हुई। इशारा उसमें पीपल्स पार्टी का है, फिर कंफर्म कर दिया मुस्तफ़ा कमाल ने कि मेरी ये ऑडियो है। जरा क्विकली जरा कन्फर्मेशन सुन लीजिए। कायरा साहब, न्यूज़ नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, यानी ये न्यूज़ नहीं है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि MQM का मैंडेट जारी है। एंड ऑब्वियसली ये तो वाकई न्यूज़ नहीं है कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है उनकी नंबर वाइज, बट ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ नॉट न्यूज़, ही सेड, कि आप ये समझते हैं कि उनका मैंडेट जारी है, जाली है। देखिए प्रिया, मैं 2 सवाल हैं, एक तो ये जो आप फरमा रही है, और दूसरा पहले साहबजादा साहब ने जो बात कही है, मुझे थोड़ी सी उसकी क्लैरिफिकेशन करनी है, क्योंकि मैंने अपने तौर पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं की। मैंने आइन की वही इंटरप्रिटेशन की है जो बनती है। सवाल ये है कि इलेक्शन लॉज के तहत इलेक्शन होते हैं, सियासी जमातें रजिस्टर्ड होती हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती। इस तरह PTI भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड एक जमात के तौर पर मौजूद है।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आज़ाद अरकान शामिल हुए। जो आज़ाद अरकान किसी जमात में शामिल हो जाते हैं उनको प्रोपोर्शनेट सीट मिल जाती है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसा ही होता है। अब सवाल ये है, यहाँ एक नई प्रपोजिशन वो होता इस तरह है कि एक जमात ने, क्योंकि ये हमें एक बात समझने की जरूरत है कि ये जो प्रोपोर्शनेट सीटें हैं ना, ये स्पेशल सीटें, ये उन जमातों को मिलती हैं, ये अफराद की सीटें नहीं होती। मैंने पहले भी गुजारिश की कि ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सीटें नहीं होती, ये जमातों को मिलती है। मिलती उस तादाद की बुनियाद पे है या उस प्रोपोर्शनेट, उस तनासब पे है जो उनका असेंबली सीटों में होता है। अब अगर होता यह है कि एक जमात ने इलेक्शन लड़ा, उसके 2 मेंबर आए, उसे 8 मेंबर्स ने ज्वाइन कर लिया, उसने 2 मेंबर्स पे अपनी 1 सीट या 2 सीटों के लिए पहले स्पेशल सीटों के लिए लिस्ट जमा कराई थी, और अब पता चला हमारे साथ और लोग शामिल हो गए हैं, या हमें तवक्को थी कि 2 जीतेंगे, हमारे तो 10 जीत गए हैं या 20 जीत गए हैं, तो हमारी लिस्ट जो हमने पहले दी थी वो एग्जॉस्ट हो गई। लेकिन हमारा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में नंबर ज्यादा आ गया है, लिहाजा हमें एडिशनल लिस्ट की इजाजत दी जाए। ये पहले भी दी जाती थी, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, ये पहले भी दी जाती। वहां सिर्फ ये है कि वहां पहले लिस्ट जमा हुई, इलेक्शन में हिस्सा लिया, क्योंकि ये सीटें उस बुनियाद पे हैं कि आपने पिछले इलेक्शन में जो हिस्सा लिया बतौर एक जमात के, ठीक है, तो आपका प्रोपोर्शनेट क्या है। ठीक है, अगर इलेक्शन के बाद कुछ आज़ाद अरकान ने शामिल होके आपके उस तनासुब में इजाफा किया तो आपका तनासुब सीटों में बढ़ जाएगा। ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन है, बाकी फैसला करेगा इलेक्शन कमीशन। बट डू यू थिंक कि एमक्यूएम का मैंडेट जाली है? एमक्यूएम का जहां तक ताल्लुक है, मुझे नहीं पता ये कहां से किसने कहा है, क्यों कहा है, लेकिन अगर मैं आपकी इस बात को मैं फर्ज करें, मुझे नहीं पता इस बात का, मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ। कराची में आपके मेंबर्स भी कहते रहे, अब ये ऑडियो लीक है, हमारे आपने देखा ही होगा, कादिर मंदोखेल साहब तो पेपर्स लेके फिरते रहे। ऑडियो लीक एमकेएम की तरफ से है। एमकेएम हमारी मुखालिफ जमात है, उन्होंने अपने तौर पे कहा कि हमें मुस्लिम लीग वालों ने कहा। इसकी रेफरेंस क्या है कि हमें मुस्लिम लीग के किसी मेंबर ने मीटिंग के दौरान ये बात कही है, ये उसकी जमात ने कही है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने कही है, या मीटिंग के दौरान किसी उनके मेंबर ने कही है। अच्छा, फर्ज करें सिर्फ आर्गूमेंट के लिए कि ऐसा हुआ कि उनके किसी मेंबर ने, पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर ने कहा, इस वक्त हुकूमत बनाने वाली कौन सी जमात है? मुस्लिम लीग। पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करती है, तय हो जाता है, तो पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन ने मिसालन कह दिया कि जनाब हमें तो किसी और जमात की जरूरत नहीं, हमारे तो अपनी स्ट्रेंथ ही पूरी है, तो आप किसी के आगे क्यों इतना करते हैं? तो ये बात पहले नंबर पे तो मुझे नहीं पता किसी ने कही है कि नहीं, लेकिन ये बात अगर हुई है तो मुस्लिम लीग को ये बात आगे नहीं बतानी चाहिए। और उनके किसी एक मेंबर ने अगर ये कहा कि हमें पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं, तो ये इंडिविजुअल क्या रहा है ना, ये पीपल्स पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, ये मुस्लिम लीग की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इसके ऊपर कोई बड़ा प्रोग्राम किया जाए, इसके ऊपर सवाल खड़ा किया जाए। इंटरेस्टिंग। सो हैदर रिजवी साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच हैदर रिजवी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी जो कारा साहब ने कही है, उन्होंने कहा ऑडियो लीक विच बाय द वे हैव बीन कंफर्म्ड बाय मुस्तफा कमाल साहब। पीएमएलएन से बात की पीपल्स पार्टी ने, वो बात एमक्यूएम को बताई गई। आपको लगता है कि कम्युनिकेशन में मसला इस वक्त है पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान? देखिए, पहले तो मैं कायरा साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। कायरा साहब का जाहिर है कि दिल में जो एहतराम है वो बहुत ज्यादा है, मेरे भाई हैं, और उनकी बात काबिल तसल्ली भी है, क्योंकि उन्होंने जो बात सामने आई वो पीएमएलएन और एमक्यूएम के दरमियान थी, और जो कहा गया वो पीएमएलएन की तरफ से कम्युनिकेट किया गया एमक्यूएम को। और अगर मेरा भाई कायरा ये कह रहे हैं कि इनकी तरफ से ऐसी बात का कंफर्म ही नहीं है कि हुई है या नहीं हुई है, तो ये बात काफी काबिल इत्मीनान है हमारे लिए। और हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन गैप हो, और हो सकता है इनके लोगों ने भी, 1-2 लोगों ने टीवी पर बैठ के ऐसी कोई बात कर दी हो, तो इस पर ऑफ द मोमेंट ऐसी चीजें हो जाती हैं। अदरवाइज वी आर प्रीटी सेटिस्फाइड। जो कायरा कह रहे हैं मैं उसकी बहुत एहतराम करता हूँ। सो आपने डिसाइड कर लिया है कहाँ तक मामला पहुंचे हैं? विल यू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? देखिए फरिया, इसमें असल में जैसा कि आप जानती ही हैं कि 2 बड़ी जमातें आपस में अभी तक मुज़ाकरात कर रही हैं, और वो खुद किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं।
गो के बार बार बयान भी आ रहे हैं, मगर हतमी अभी कोई चीज उन दोनों के दरमियान भी नहीं है, यानी PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। MQM तो इसमें तीसरे नंबर पर है। तो लेट्स सी कि अभी इन दोनों के दरमियान इख्तिदार जो इश्तिराक इख्तिदार का क्या फॉर्मूला बनता है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली उसको देखेंगे ना। जब वो कह भी रहे मुस्तफा कमाल साहब की तो खबर है ही नहीं कि नंबर इनके पूरे हैं हमारे बगैर, तो आप लोग फिर क्यों बनना चाहते हैं हिस्सा गवर्नमेंट का? लेट देम मेक द गवर्नमेंट। नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि गवर्नमेंट होने और गवर्नमेंट ना होने और ऑपोजिशन होने और ऑपोजिशन ना होने के बीच में भी होती हैं। बहुत सारी पोजीशन ऐसी भी होती हैं। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना कि अभी तो दो बड़ी जमातों के दरमियान गुफ्तगू शनीद हो रही है। इश्तिराक इख्तिदार और इश्तिराक इख्तियार का जो आपस का इनका फॉर्मूला है वो अभी तक किसी शेप में नहीं आया है। हम तो थर्ड नंबर पे बैठे हैं। तो हम तो अभी देख रहे हैं, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। आप जरा ये भी समझ लें कि आपकी ऑडियो लीक क्यों हो रही है बार बार, मेरे ख्याल से अभी आप उस पर तवज्जो दें। जी कारे साहब। देखिए, अर्ज यह है, हैदर साहब को सलाम, भाई है हमारे। अर्ज यह है कि हमारा जो मुस्लिम लीग के साथ फार्मूला था वो तय हो गया, अनाउंस हो गया। हमने तय कर लिया कि चेयरमैन सेनेट हमारा होगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हमारा होगा, 2 सूबों में गवर्नर हमारे होंगे, प्रेसिडेंट हमारे होंगे। दैट्स इट। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में हमारा कोई रोल नहीं होगा, कोई वजारत नहीं, कोई मशावरत नहीं, कोई कुछ नहीं। असेंबली में हम उनको सपोर्ट करेंगे, वजीर आजम का वोट देंगे, उनके साथ चलेंगे ताकि वो यकसुई के साथ काम कर सके। MQM की रही बात MQM क्यों हुआ? शामिल होना चाह रही है, MQM नहीं चाह रही है, मैं नहीं चाह रहा या कोई नहीं चाह रहा। इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, यकसुई के साथ काम करने के लिए आप एक बड़ा इत्तेहाद खड़ा करते हैं। इस मुल्क के बहुत सारे लोगों की और हमारी जमातों की भी ये ख्वाहिश थी कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाए जिसमें वो लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ जमातों में जा रहे हैं वो भी शामिल हो जाते, ताकि पाकिस्तान को यकसुई के साथ फैसले करके इत्तेफाक राय की हुकूमत बना के आगे बढ़ने का रास्ता पैदा हो सकता। वो नहीं हो पाया। अब खान साहब हम 3 जमातों से बात करने को तैयार नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन गई है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपोजिशन में बैठेगी। ओके, बिस्मिल्लाह। तो अब क्या चांस है? अब हमारे पास चांस यह है कि हम 2 या 2 से ज्यादा जमातें, 2 जमातें मिलकर हुकूमत बना लेती हैं। ओके, हम अगर तीसरी जमात, चौथी जमात, 5वीं जमात, मुख्तलिफ जमातें मिलके अपना नंबर एक सेफ जोन में ले जाते हैं, एक बेहतर तरीके से फैसला करते हैं और वाइडर मुशावरत करके फैसले करते हैं। और ये याद रखिए, ये जो तासर है कि इत्तेहादी हुकूमतें कमजोर होती हैं और फैसले नहीं कर पाती, हम इसकी नफी कर चुके हैं। 2008 से 2013 में हमारी हुकूमत थी। साहब ड्यू रिस्पेक्ट क्या नफी किया? आप लोग बाद में उनको बुरा भला कहते रहे थ्रू आउट हर फैसले पे, किसी पे आपने साइड पे आप निकल गए जिस तक इलेक्शन हो रहे थे। मेरी बात खत्म होने दे जरा, 1 मिनट, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। ऐसे नहीं कहा। हम 2008 से 2013 में हम इस बात को की नफी कर चुके हैं, ठीक है, कि इत्तेहादी हुकूमतें कमजोर नहीं होती। ठीक है, मुस्लिम लीग हमारे साथ 2008 में हुकूमत में थी, 4 महीने चल के छोड़ गए। हमने काफ लीग, MQM, हम सब मिलके हमने हुकूमत बनाई, हुकूमत चलती रही। हमने NFC किया, हमने 18वीं तरमीम की, हमने पाकिस्तान की तारीख के बड़े फैसले किए एक इत्तेहादी हुकूमत में। तो ये कहना मुनासिब नहीं। रही बात हम एक दूसरे के खिलाफ थे, बिल्कुल थे। हम इत्तेहादी हुकूमत में इकट्ठे थे और उसके बाद क्या ख्याल है कि मैं और फरिया एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं और हैदराबाद, तो हैदराबाद मेरी तारीफें करे और मैं फरियाद की तारीफें करूं, तो इस बुनियाद पे वोट मांगेंगे। वैसे हो सकता है मैं तो तारीफें ही करूंगी आपकी। ठीक है, तो मैं तो एक प्रपोजिशन दे रहा हूं ना कि इलेक्शन के अंदर आप अपने मुखालिफ की जो कमजोरियां होती हैं, उसके जो मैनिफेस्टो में खामियां होती हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम होता है, आप उनको हाईलाइट करके लोगों के सामने अपना मुकदमा रखते हैं। ठीक है, अगर मुझे राइट, क्योंकि हमने बात की ऑपोजिशन गवर्नमेंट अलायंस की, ऑपोजिशन अलायंस भी एक बनता हुआ नजर आ रहा है। सो हामिद रजा साहब, क्या ये मुमकिन है कि हम देखें कि एक अलायंस जिसमें JUIF भी शामिल है और मे बी आप शायद MQM से भी बात करना चाहें, उनका भी फाइनल नहीं है गवर्नमेंट पे जाना, किस किस्म का अलायंस ऑपोजिशन का बनने जा रहा है? देखिए, फ़िलहाल तो अलायंस के हवाला से हमने कोई बातचीत नहीं की
जो JUI के साथ मुलाकात थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान ने और उनके जो पार्टी की सेकंड टियर लीडरशिप थी, जो बड़े थे, उन्होंने की। मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में उस मुलाकात से को मुझे कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं मौलाना साहब के जो नुक्ता नज़र है उसके हवाले से बड़ा क्लियर हूँ कि आपकी पॉलिटिक्स आज तक आपको ख़ुद भी समझ नहीं आ सकी, क्योंकि आपने वाने इक़्तिदार में पहुंचना होता है हर हालत के अंदर। आप अपोजिशन में रह कर सर्वाइव नहीं कर पाते, ये आपका मिजाज है। और आज आप देख लिए, कल तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तसल्लियाँ तशफ़ियाँ देने की कोशिश कर रहे थे और रिगिंग के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, और आज वो मखसूस नशिस्तों की लूट मार में हिस्सा डालने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुँच के बाकायदा फ़रीक बन गए कि जी हमें भी सीटें अलॉट की जाएँ। तो वो उनका जो किरदार है वो बहरहाल मैं उसके ऊपर बड़ा ब्लैक एंड वाइट क्लियर हूँ, लेकिन अभी चूंकि ओथ है, कल सुबह हलफ लिया जाएगा, उसके बाद फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब है, प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतखाब है, तो मेरा ख्याल है कि अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल कि अपोजिशन की साइड के ऊपर किन के साथ अलायंसेस बन रहे हैं, क्योंकि अलायंसेस बनेंगे ऑन द कंडक्ट ऑफ पार्टीज़ के वो किस तरह कंडक्ट करती हैं और वो किस तरह बिहेव करती हैं रिगार्डिंग हुकूमत या हुकूमती जो इत्तेहादियाँ उनके हवाला से, उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे। तो अभी मेरा ख्याल है अभी बहुत सारी चीज़ें ग्रे एरिया में है, वो इतनी क्लियर नहीं है कि हम उसके ऊपर को ब्लैक एंड व्हाइट स्टेटमेंट दे सकें। ठीक है हैदर अजीज साहब, ये जो ऑडियो लीक्स हैं, आप लोगों ने कहा कि MQM लंदन से हो रही हैं, वहाँ से ट्वीट्स भी आई, मगर उसमें जो जाली मैंडेट, एक कह रहे 100% है, आपका 200% जाली मैंडेट है। ये तो ऑलमोस्ट वही बात है जो कि हमने देखा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कर रही है, या PTI कर रही थी, या जमात इस्लामी कर रही थी। जी हैदराबाद साहब। देखिए, मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि कायरा साहब के स्टेटमेंट से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ये मुबहम बात है, और अगर पहुंची है तो कोई कम्युनिकेशन एरर होगा। दूसरा, मैंने आपसे ये अर्ज करूँ आपकी खिदमत में कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो ट्रिब्यूनल में पहुंचे हैं, तो पूरे सिंध में वो 3 पहुंचे हैं। तो गोया इसका मतलब ये है कि वहां पर मौजूद सिर्फ पूरे सिंध में 3 नशिस्तों पर एतराज दाखिल किया गया है उनके इंतखाबात पर। MQM ने कराची और हैदराबाद मिलाकर 17 सीटें जीती हैं। अगर मान भी लें कि ये पूरा सिंध से मुराद MQM है, जो कि नहीं है, तो फिर भी एतराज 3 नशिस्तों पर है, 14 पे, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस है। तो अब इसके बाद अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या PTI या कोई भी इदारा या कोई भी पार्टी जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गई है, पूरे सिंध में वो 3 नशिस्तों पर गई है, तो अब मैं इसको क्या समझूं? ये तो नंबर स्पीक्स बाय इटसेल्फ कि आप मेरी 14 नशिस्तों को तो तस्लीम कर ही रहे हैं, 3 में भी जो है वो पूरे सिंध में है एतराज। तो आप मेरा ख्याल से 100% जाली मैंडेट तो नहीं साबित होता ऑन अ लाइटर नोट, बट वो लीक कॉन्वर्सेशन थी। लीक कॉन्वर्सेशन को वैसे भी नहीं, लीक कॉन्वर्सेशन किसी तीसरे फरीक को यानी PMLN की बात को सामने रखकर की जा रही थी, जिसकी वजाहत मेरे भाई अभी कायरा ने कर भी दी। वैसे कोई क्वेश्चन मुझे रैप अप करना है हैदर भाई कि मुस्तफा कमाल साहब ने फौरन ऑन क्यों कर लिया उसको? इस पे डिस्कशन हुई थी आप लोगों की? मतलब इसमें अगर कोई लीक है और अगर वो ऑन की गई है और उसकी वजाहत भी सामने आई है, तो मेरे ख्याल से मुस्तफा ने बड़ी क्लियर वजाहत की इस बात की। ठीक है। इसमें मतलब अगर कोई चोरी की बात होती या कोई ढकाने छुपाने वाली बात होती या कहीं कोई शायबा या इबाम होता तो रोकते ना, रोकने की जरूरत क्या है? राइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हुकूमत साजी ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि अपना फाइनल शेप लेती हुई नजर आ रही है। नई हुकूमत है, चैलेंजेस वही पुराने हैं। यकीनन आइंदा आने वाले दिन बड़े हम इंटरेस्टिंग देखेंगे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।